नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। और क्रिप्टो विद एसबी मतलब जरूर बनेगा पैसा। दोस्तों, वीडियो जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हम चर्चा करेंगे हिडनबर्ग की रिपोर्ट भी और अदानी का क्या होगा उस पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे एक दो चंद सवाल हैं, वो मैं चाहता हूं आप उसका रिप्लाई जरूर कमेंट सेक्शन में करिए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे हिंदुस्तान के? दूसरा, क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनावों में यूएस में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से राष्ट्रपति आ सकते हैं? और अगर ये आए, जी हां, अगर दोबारा चुन के आए तो फायदा किसको होगा? क्योंकि इसी पे बेसिस है आज का जो ये वीडियो है। और जो अदानी पे एक रिपोर्ट आई है, उसमें ऐसा क्या नया है जो आपको और मेरे को नहीं पता। आगे बढ़ने से पहले एक बात दोस्तों बता देता हूं, मैं काफी टाइम से यूट्यूब पे हूं, लेकिन जो वीडियो की शेयरिंग रेशियो है ना, आप देखते हो, पसंद करते हो, लाइक करते हो, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते। आपको तो पसंद आता है, लेकिन आगे शेयरिंग से आप जो है हिचकिचाते हो। क्यों हिचकिचाते हो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर इस वीडियो में गाली गलौज शुरू हो जाए, मैं गालियां देनी शुरू कर दूं, नेगेटिव बातें बोलनी शुरू कर दूं, तो आप जम के इसको जो है शेयर करोगे। दिस इज ह्यूमन मेंटालिटी, दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। नेगेटिव को हम खुद बढ़ावा देते हैं, पॉजिटिव को जो है खुद पीछे की तरफ धकेलते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे आप दो तस्वीरें देख रहे हो। इन दो तस्वीरों में आपको क्या नजर आ रहा है? एक तस्वीर देख के आपको खुशी हो रही होगी और दूसरी तस्वीर देख के आपको सहानुभूति हो रही होगी। दोनों तस्वीरें एनक्रोचमेंट की हैं। एक एनक्रोचमेंट की है बड़े माल वाले ने, तो आपको लगा कि इस अमीर आदमी पे गाज गिरी, आप खुश हो। खुश इसलिए नहीं हो कि उसने एनक्रोचमेंट की थी, खुश इसलिए हो क्योंकि वो गाज अमीर पे गिरी है, जिस वर्ग में हम जो है अपने को फॉल नहीं करते। और दूसरी जो तस्वीर देख के आप इसीलिए दुखी हो रहे होगे कि ये गाज जो है एक स्ट्रीट वेंडर पे गिरी है। तो आपको लगा इस बेचारे के पास आगे पैसा कहां से होगा, इसने कहीं से छोटा मोटा पैसा उधार लिया होगा, जुगाड़ किया होगा, उससे अपना बिजनेस चला रहा होगा, और म्युनिसिपैलिटी वाले इसकी रेडी उठा के चले पड़े हैं। लेकिन 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 यहां पे आपका नजरिया, जो आपकी नजर है, वो ये देखने में चूक रही है कि ये जो स्ट्रीट वेंडर है, ये शायद इस माल वाले से ज्यादा पैसा बनाता होगा। माल वाला रेगुलराइज वे में, जी हां, रेगुलराइज वे में सारे कानूनों को देखते हुए हर म्युनिसिपैलिटी वालों को पैसा देता होगा, टाइम पे बैंकों को पैसा देता होगा, सबको पैसा देता होगा, कर्जे का भुगतान भी करता होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी देता होगा। उसके बावजूद आपको लगा कि यह बड़ा चोर है। लेकिन स्ट्रीट वेंडर जो डेली की, अगर आप अपने आगे पीछे नजर मारोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो शायद आपके आगे पीछे ऐसे स्ट्रीट वेंडर भी होंगे जो आप मंथली सैलरी लेते हो, उसकी वो डेली की उसका प्रॉफिट होगा या उससे भी ज्यादा उसका प्रॉफिट होगा। ऐसे कईयों को तो मैं जानता हूं। क्या आप किसी को जानते हो? एक बार कमेंट सेक्शन में पूछना और लिखना, और ये बताने की कोशिश करना कि उसकी इनकम कितनी होगी। लेकिन फिर भी आपको यह लगता है कि ये बेचारा है। जी हां, ये बेचारा है। अब जो सवाल मैंने पहले दो पूछे हैं, अब उस पे चलते हैं। और एक बात जो आप अदानी के बारे में नहीं जानते, वो मुझे बताइए। आज पूरा ट्विटर देखोगे, पूरा यूट्यूब देखोगे, मीडिया चैनल्स देखोगे, कुछ भी देखोगे, हर कोई ये कह रहा है अदानी के शेयर्स जो हैं वो मैनिपुलेट हुए हैं। जी हां, अदानी के शेयर्स मैनिपुलेट हुए हैं। लेकिन क्या ये शेयर्स मैनिपुलेट हुए हैं? सबको पता है। नया क्या है? शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट है क्या? ये मैनिपुलेशन का तो नाम है। फेयर वैल्यूएशन किस चीज की होती है? टेस्ला का शेयर $600-700 से $100 पे आ गया, तो क्या वो प्राइस मैनिपुलेशन नहीं थी? एप्पल का स्टॉक, इवन अमेजन का स्टॉक 50%, 40-50% वैल्यू अपनी लूज कर गया टॉप से, क्या वो स्टॉक मैनिपुलेशन नहीं थी? तो ऐसा क्या नया है जो आपको हिडनबर्ग की रिपोर्ट पे देखने को मिला है? वो उस पर भी चर्चा करूंगा, रिपोर्ट पे भी आऊंगा। आपने उस रिपोर्ट में ऐसा क्या देखा है, जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब दोस्तों,
मुद्दे पे आते हैं। अदानी की प्रधानमंत्री जी से दोस्ती है, सभी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई नई बात है या मेरे जितने भाई इस चैनल पे जुड़े हैं उनके लिए नई बात है या देशवासियों के लिए नई बात है, या वो दोस्ती छुप सकती है, ये भी ऐसा भी बात नहीं है। लेकिन एक शख्स वो है, अगर पिछले आप उनका इंटरव्यू देखोगे ना, एक शख्स है जो हमारे प्रधानमंत्री $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे थे और वो बंदा $15 ट्रिलियन की बात करना शुरू हो गया। ये चीज जो है बड़े इन्वेस्टर्स को खटकी है, ये उन इन्वेस्टर्स को खटकी है, उस लॉबी को खटकी है जो इंडिया को सिर्फ कंजम्पशन के लिए यूज करना चाहते हैं। आओ माल बेचो, पैसा अपनी कंट्री में लेके चले जाओ। अभी आपने देखा होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, जी हां, हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो इंडियन इकाई है, इसने अपनी पेरेंट कंपनी के लिए रॉयल्टी बढ़ाई है, समथिंग 2.7 से 3 पॉइंट समथिंग की है, वो रॉयल्टी बढ़ाई है। मतलब पहले जितना पैसा हिंदुस्तान यूनिलीवर की पेरेंट कंपनी लेती थी, अब वो रॉयल्टी के रूप में यहां से ज्यादा पैसा लेगी। वो तकरीबन 500 से 1000 करोड़ रुपया हर साल अब ज्यादा लेके जाया करेगी। तो क्या वो लोग चाहेंगे कि इंडियन यहां पे सेल्फ एफिशिएंट बने? नेवर, वो कभी नहीं चाहेंगे। अदानी जितने भी काम कर रहा है, अगर नजर मारोगे कौन से काम कर रहा है, ऑल्दो आई एम ऑल्सो वेरी क्रिटिक ऑफ हिम, मैं अंबानी का भी क्रिटिक हूं लेकिन उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे कौन से काम कर रहे हैं, और अगर आप मेरे को यूट्यूब पे फॉलो करते हो, मेरे वीडियोस देखते हो, तो मैं एक ही बात कहता था, ट्रैवल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबिलिटी और कंजम्पशन, रिटेल इंडस्ट्री, अगर इन चारों पे आपका कब्जा हो गया तो समझ लो कोई बिजनेस जो आपको समझ में आता है वो कर लो, आप आने वाले टाइम में जो है करोड़पति अरबपति बन सकते हो। और अदानी यही सारे बिजनेस कर रहा है। एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाए आपको बंजर, और बोला जाए इसको कुछ ऐसा इसमें मॉडल करो जिससे आने वाले समय में हमें पैसा नजर में आए, आप कर सकते हो। जमीन के टुकड़े के साथ खाली बात नहीं बनेगी, आपको पैसा भी चाहिए। कैसे भी कहीं भी आज तक आपने सुना है कि अदानी ने अपने लोन पे डिफॉल्ट किया? नहीं। अब अनिल अंबानी की स्टोरी और अदानी की स्टोरी में हमें यह जानना है कि अंतर क्या है। अनिल अंबानी ने उन बिजनेस में पैसा लगाया जिसमें पैसा बनता ही नहीं था। गौतम अदानी उन बिजनेस में पैसा लगा रहा है जिसमें डेली पैसा बनेगा। चाहे कंजम्पशन देख लो, पोर्ट्स देख लो, या कोई भी बिजनेस अगर उसका नजर उठा के देख लो, वो मेरी और आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। और मेरी और आपकी लाइफ से, डेली कंजम्पशन से जो भी बिजनेस जुड़ा है उसमें पैसा बनेगा, और गौतम अदानी ने वही काम किया। अभी सबसे बड़ा अधिग्रहण एसीसी और अंबुजा का किसने किया? गौतम अदानी ने किया, वो मैंने और आपने नहीं किया। तो स्वाभाविक था उन पे उंगलियां उठना। और सबसे बड़ी बात, जो इसको टर्म दी गया, जो नाम दिया गया, जो हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, वो लिखा गया है वो समझना पड़ेगा। उन्होंने लिखा है हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री। मतलब अपना सरकार के साथ दोस्ती होते हुए, उसका फायदा उठाते हुए स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहा है, स्टॉक रिगिंग कर रहा है। जितना कुछ वो नेगेटिव बोल सकते थे वो सब कुछ बोला, नया कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बाबा रामदेव की जो रुचि सोया है, जो पतंजलि है, उसके बारे में आप क्या नहीं जानते? कल को एक रिपोर्ट आती है, बोलती है रुचि सोया ने ये गलत काम किया, ऐसे किया, ये किया, वो किया, और इस तरह से उसने जो है आज 50,000 करोड़ की एम्पायर खड़ी की। गलत कहां पे? आपको ये बातें पता नहीं है? बिल्कुल पता है। लेकिन अब सभी को हिडनबर्ग के बारे में भी पता चल गया कि उनका क्या है, शॉर्ट सेलिंग रिपोर्ट निकालते हैं, अपने कुछ इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करते हैं, और उसके बदले में जो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होता है वो उससे अपना जो है वो शेयर लेते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा रिपोर्ट की इस पे चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जिसपे मुझे पर्सनली ऑब्जेक्शन लगा। दोस्तों, क्या एक गरीब आदमी 8वीं पढ़ा हुआ, 10वीं पढ़ा हुआ, उसको हक नहीं है बिजनेस करने का? उसको हक नहीं है अमीर बनने का? उसको हक नहीं है कि वो कल को करोड़पति, अरबपति और वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का रिचेस्ट आदमी बन सके? उसको हक नहीं है क्या? बिल्कुल हक है।
आप जैसे भी करो, जो भी करो, वो आपको पर्सनल प्रोरोगेटिव है, अनटिल एंड अनलेस वो जो कानून है, जिस भी देश के कानून है, उनको बाईपास ना करो। पैसा बनाना आपका हक है ड्रग से, लेकिन वैसी ड्रग बनाना जो बैन है और फिर उसको बेचना वो इलीगल है, वो क्राइम है। क्या अदानी वो कर रहा है? अब इन्होंने बताया कि हमने अपनी 2 साल की रिसर्च की। रिसर्च में दोस्तों मैंने मैक्सिमम वो चीजें देखी जो इन्होंने अपनी अदानी ग्रुप ने अपनी बैलेंस शीट या एनुअल रिपोर्ट्स में दी होंगी। इन्होंने कहा कि 120 बिलियन डॉलर की इन्होंने पैसा जो है नेटवर्थ बनाई है। 100 बिलियन डॉलर पिछले 3 सालों में जो है बने हैं। ऐसा कोई नहीं है। आपकी यूएस की काफी कंपनियां हैं जिनकी नेटवर्थ कहीं से कहीं पहुंच गई। इवन जो आपके वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी हैं उनकी वैल्यू कहीं से कहीं पहुंच गई। तो ये कोई सरप्राइजिंग, कोई नई बात नहीं है। वो कहते हैं हमने अदानी ग्रुप के जो इंप्लॉइज थे, फॉर्मर इंप्लॉइज, उनसे बात की। तो दोस्तों मेरे बारे में कोई भी बात करेगा जो मेरा दोस्त नहीं होगा या जिसकी मेरी तरफ किसी तरह से शत्रुता होगी, या जो मेरी कंपनी में काम करता होगा, मैं निकाल दिया होगा, या किसी कारण से उसने छोड़ दिया होगा, तो वो क्या करेगा, मुझे गालियां निकालेगा, मुझे चोरी बोलेगा। तो इसमें मुझे कोई भी नई बात नहीं लगी। अब ये बताते हैं कि हमने जो है स्टडी की है, जो इनकी 7 की लिस्टेड कंपनियां, 85% डाउन साइड हो सकता है। आने वाले समय में शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए डिस्क्लेमर में आता है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में जो निवेश है वो जोखिम से परिपूर्ण है। अब वो बता रहे हैं कि 22 की पोजीशंस है जो ग्रुप की, अदानी ग्रुप की, उसमें से 8 आदमी जो हैं जो टॉप की पोजीशंस पे हैं, इनके घर वाले हैं। नथिंग सरप्राइजिंग। रिलायंस में भी जो टॉप के बंदे हैं वो कौन है? उनके फैमिली मेंबर ही हैं, वो मैं और आप नहीं है। 22 में से 8 कितने परसेंट? 30% की रेशियो बनती है, 33% की। नथिंग सरप्राइज। और मुझे लगता है कि कल मैं भी अगर बिजनेस खड़ा करूंगा तो पहला चांस अपने बेटे, अपने घर वालों को दूंगा, और उसके बाद जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो काम कर रहे हैं, जो आज मेरे से कदम मिला के चल रहे हैं, उनको फायदा दूंगा। तो इसमें भी कोई नई बात नहीं है। तो दोस्तों इसी चैनल पे मैंने अपने एक फ्रेंड से जो क्रिप्टो विद एसबी के सब्सक्राइबर हैं उनसे जानने की कोशिश की। वो डायमंड ट्रेडर हैं गुजरात में। उनसे मुझे एक बात समझ में लगी कि डायमंड का जो धंधा है, जो आज भी है, वो कैश में नहीं होता, वो थ्रू मिडल मैन होता है। वो बैंक से बहुत कम लोग हैं जो डायमंड ट्रेडर काम करते हैं। आज भी जो डायमंड का धंधा है वो कैश में होता है और थ्रू मिडल मैन होता है। तो इसीलिए इसमें भी कोई नई बात नहीं है। और 2004-5 की ये बात कर रहे हैं, और उसमें इन्होंने लिखा कि इनको अरेस्ट किया गया, जो भी इन्होंने एलिगेशन लगे, लेकिन ये 2004-5 की है। ये 2023 चल रहा है, मतलब 18 साल पहले का इन्होंने बेस बनाया, और हम सब घबरा गए कि ऐसा हो गया, वह हो गया। समीर वोरा जो इनके ब्रदर इन लॉ है, उनके ऊपर इन्होंने बोला कि डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस में है, और ये शायद फॉरेन में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया डिवीजन को चलाते हैं। इससे भी कोई बड़ी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। विनोद अंबानी के बारे में बताया, वो भी इनके फैमिली मेंबर हैं जो यूएई में रहते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि ये मॉरिशस से काम करते हैं। काफी कुछ इंडिया में काफी एफआईआई हैं जिन्होंने अपने आप को फॉरेन में रजिस्टर करके रखा हुआ है, और इवन इंडियन इन्वेस्टर्स भी, वो यूएसए में, कोई लंदन में, कोई यूके में, वहां पे बेच हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूं यहां पे दोस्तों, वेदांता, जी हां, वेदांता कंपनी जिनके मालिक अनिल अग्रवाल हैं, वो कंपनी इंडिया में आज 2-3 कंपनीज का अधिग्रहण करके बैठी हुई है। हिंदुस्तान जिंक में उसका हिस्सा है वेदांता के नाम से, और केरन ऑयल फील्ड पहले होती थी, वो भी उनके पास। लेकिन उस कंपनी का आप खुद रिसर्च करना, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो यूके में है। ही इज एन इंडियन। इंडिया की वो काफी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, मोदी जी के मुरीद हैं, लेकिन मैनिपुलेशंस में वो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी वेदांता को डीलिस्ट करने की बात करते हैं, फिर नई कंपनी लाते हैं। तो क्या बोले, अंडर लॉ, कानून के दायरे में रहते हुए आप जो कुछ करोगे सब कुछ मान्य है। कानून को ओवरराइड करोगे, उसके बारे में जो है आप पे कानून हाथ डालेगा। और यही रीजन है, मैंने शुरू में एक बात बोली कि जो अदानी ग्रुप है ये हमें उन बिजनेस में है जिसमें कभी कैश जीरो हो ही नहीं सकता। मैं और आप डेली खाएंगे, डेली यूज करेंगे जितना वो काम कर रहे हैं, और डेली उनको इनकम जाएगी। अब डेट कम ज्यादा हो सकता है, अब शेयर की वैल्यू ज्यादा कम हो सकती है, उससे ये नहीं आप कह सकते कि बंदा फ्रॉड है। ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि
काफी कुछ उल्टी सीधी बातों में एलिगेशन लगाई हैं, वो सिर्फ एलिगेशन है। उसके बाद इन्होंने कहा हमने सेबी से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो है वो मांगी, राइट टू इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट वी फाइल्ड विद सेबी कंफर्म दैट ऑफशोर फंड्स आर सब्जेक्ट ऑफ एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन मोर देन ए ईयर एंड हाफ आफ्टर कंसर्न्स वाज इनिशियली रेज्ड बाय मीडिया एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इन्होंने एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट साथ में टैग नहीं किया जिससे यह पता लगे कि इस रिपोर्ट में कुछ सॉलिड है। अब आगे इन्होंने एक दो और ट्रांजैक्शंस की बात की, लेकिन जो इंटरेस्टिंग मुझे लगा, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे शुरू में चर्चा भी की थी, ये कहते हैं कि ये थर्ड रिचेस्ट मैन और अब सेकंड स्पॉट पे आ गया। अदानी ग्रुप इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट इन इंडिया रन बाय इट्स चेयरमैन एंड फाउंडर गौतम अदानी हु इज करंटली द थर्ड रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ, प्रीवियसली हैव रीच्ड द नंबर 2। मतलब अब यूएसए का आदमी जो है पीछे हट रहा है, इंडियन आगे आ रहे हैं, तो इनको उससे दिक्कत है। प्रॉब्लम यहां पे ये समझ में आई है, नहीं तो ये चीज ये जो है आगे नहीं करते। और जब आप आगे बढ़ोगे, तूफानी गति से आगे बढ़ोगे, तो जरूर आप पे एलिगेशंस भी लगेंगी। आगे इन्होंने क्या बोला कि बंदा जो है, अब आप स्क्रीन पे देखोगे, स्क्रीन पे एक चीज जो साफ नजर आ रही है कि इनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस किया गया कि अदानी ग्रीन 60.75% जो शेयर्स हैं वो प्रोमोटर ग्रुप में से हैं, जिसके बाद प्रोमोटर ने 4.36% शेयर प्लेज किए हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और अदानी इंटरप्राइज के 72.63% होल्डिंग में से 2.66% होल्डिंग प्लेज है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे इनको जो है उंगली उठाई जा सके। लेकिन आगे इन्होंने एक जो बात बोली है, ये थोड़ी सी मेरे को थोड़ा सा ये अचरज लगा कि क्या हिंदुस्तानी अगर अपने दम पे आगे बढ़ते हैं, कुछ होते हैं, तो उसमें एजुकेशन का मैटर है। तो आगे इन्होंने ये जो चीज लिखी है, ये पता लगता है कि ये जो रिपोर्ट है ये जो है मोटिवेटेड है। कुछ लोगों ने सिर्फ एफपीओ को फेल करने की कोशिश की है, प्राइस नीचे लाने की कोशिश की है। कहते हैं कि द चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ अदानी ग्रुप इज गौतम अदानी, ए फॉर्मर स्कूल ड्रॉप आउट टर्न डायमंड एंड प्लास्टिक ट्रेडर। ही इज आल्सो चेयरमैन ऑफ 6 आउट ऑफ अदानी 7 पब्लिक लिस्टेड एंटिटीज बीइंग अदानी नेम। तो आगे बताते हैं कि इट आल्सो कम्स विद हाई की मैन रिस्क एज ए सीनियर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी इन द ग्रुप कंपनी इन हिज एब्सेंस मे बी प्रूव टू बी इनएडुकेट। ये चीज जो है थोड़ी सी इनकी रिपोर्ट में ये समझ में आती है कि दुनिया का जो रिचेस्ट आदमी शायद वो पहले नंबर पे भी पहुंच जाता और आने वाले समय में पहुंचेगा भी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी ना पहुंचे इसलिए उसको प्रोसेस किया गया हैम्पर। लेकिन मैंने सबसे पहले एक सवाल पूछा था इलेक्शंस पे। दोस्तों अगर तो बीजेपी की सरकार आती है तो ये आपको भी पता है, अनटिल एंड अनलेस ये मोटिवेटेड रिपोर्ट ना हो, और शायद बीजेपी भी एक दाव ना देखना चाहती हो, खेलना चाहती हो कि देखें प्रतिक्रिया क्या होती है। अगर मोटिवेटेड ये सब कुछ नहीं हुआ, मुझे लगता है सब कुछ क्लीन हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, और जल्दी कुछ दिनों में देखोगे आप सब कुछ क्लीन हो जाएगा। तो यही आदमी आपको आगे बढ़ता हुआ दोबारा से नजर आएगा। क्योंकि अगर लोन देना गलत बात नहीं है, लोन गुडविल पे दिया जाता है। आपने एक इंटरव्यू देखा होगा शार्क टैंक में, वो बताते हैं कि लोन देना दिक्कत नहीं है, आपके पास कुछ नहीं भी है, दिक्कत ये नहीं है कि आपको कोई लोन नहीं देगा, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है वो देखी जाती है। आपको पता है आज एजुकेशन लोन विदाउट कोलेटरल, विदाउट गारंटी दी जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि वो देखा जाता है कि कल आप पढ़ लिख के कितने अच्छे, कितने काबिल इंसान बन सकोगे, ताकि आप रीपेमेंट देने की कैपेसिटी जो है वो करो। और बैंकों ने तो पैसा देना उधार, मैं नहीं लूंगा, कोई तो लेगा कौन? जो रिस्क लेने की ताकत रखेगा। और अदानी ने काफी रिस्क लिया है, आज काफी अच्छा। और जब $15 ट्रिलियन की बात कर रहा है, उस पर 1 मिनट में क्या कर दिया, ये बोल दिया कि इसकी वजह से सब कुछ डूब जाएगा। तो बैंक इतने भी बेवकूफ नहीं है। दूसरा, मैंने सवाल पूछा था, ये मैंने अपने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, कि जो ट्विटर खरीदा है वो क्यों खरीदा है? वो इसलिए खरीदा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है, एलॉन मस्क पहला ट्रिलियनियर होगा इंडिया वर्ल्ड का, फर्स्ट ट्रिलियनियर। तो इसको इन्होंने जस्टिफाई किया, आगे अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अगर अदानी के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, कोई बातें करता है, कोई मीडिया वाला रिपोर्ट करता है, तो उसको चुप करवा दिया जाता है, जिससे मैं सरोकार नहीं रखता। हां, अमीर आदमी की एक बात है
और ये खाली अदानी के ऊपर लागू नहीं होती, काफी बिजनेसमैन के ऊपर होती है। और आप देखोगे जेफ बेजोस पे जब एलिगेशंस लगे और काउंटर एलिगेशंस लगे, यूएस की सबसे बड़ा मीडिया, सबसे बड़ी अखबार वाशिंगटन पोस्ट, उन्होंने खरीद ली। एलॉन मस्क पे बात आई, सबसे बड़ा जो मीडिया है ट्विटर, उन्होंने खरीद ली। और अब देखो कैसी कैसी रिपोर्टें वो ट्विटर पे डाल रहे हैं जो किसी भी प्रेस वाले ने नहीं छापी। और रिपोर्ट निकालने से पहले कुछ लोगों के साथ मिलके स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन बनाना, यह कहां तक तर्कसंगत है? आप तब बनाते जब रिपोर्ट निकाल देते, और किन्हों किन्हों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई वो भी नहीं पता। इन्होंने कहा कि जो उनके भाई हैं यूएई में, वो कुछ 2-4 लोगों की कंपनी जो है, 2-4 लोगों के साथ मिलकर कंपनी चला रहे हैं। तो हिडनबर्ग, इनकी खुद भी देखोगे 5-10 लोगों का सारा ग्रुप है, वही ग्रुप मैनेज करता है, लेकिन पीछे कौन लोग हैं उसके बारे में कोई पता नहीं है। नंबर ऑफ पर्संस बढ़ाना मैटर नहीं करता, क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ाना मैटर करता है। दोस्तों, मैं एक फैक्ट्री में मैंने एक दिन विजिट की। सरकार J&K में काफी इंसेंटिव्स दिए, तो मैं एक फैक्ट्री में एक दिन गया, वहां पे मैंने देखा मात्र जितना उन्होंने इंसेंटिव लिया उतने लोग नहीं काम कर रहे। मेरे को सरप्राइज हुआ। मैंने और डिटेल में देखा तो मैं एक ही बात समझ में आया कि ये फैक्ट्री इंसेंटिव लेने के लिए ज्यादा लगाई गई है, जहां पे मैन पावर को कम रखा गया है। सारी काम कर रही है फैक्ट्री, सब कुछ कर रही है, प्रोडक्शन भी कर रही है, लेकिन कर कौन रहा था? मशीनें कर रही थी। जिस काम को करने के लिए 50 आदमी चाहिए थे, वहां पे एक मशीन लगा के 4 आदमी जो है डिप्लॉय किए गए। इंसेंटिव तो कंपनी को मिलेंगे क्योंकि वो रेगुलेशंस के तहत काम कर रही है, लेकिन जो पर्पस था इंसेंटिव देने का वो कहीं ना कहीं डिफीट हो रहा था। तो इस केस में अदानी ग्रुप में हजारों लोग, लाखों लोग जो है इसके एम्प्लॉई हैं, काम कर रहे हैं, जिनको टाइम पे सैलरी जा रही हैं। कभी किसी ने बोला कि मुझे सैलरी नहीं मिली, कभी देखा किसी ग्रुप इनमें अनरेस्ट है, कभी देखा इनकी कोई फैक्ट्री बंद हो रही है। और ये सब कुछ मसल पावर के दम पे नहीं होता, ये पैसे की पावर के दम पे होता है। और जहां पे पैसे की पावर है वहां कुछ नहीं है। और जो ग्लोबल कम्युनिटी है उनको दिक्कत कहां से है? उनको दिक्कत यहां से है, यही गौतम अदानी ने अभी एसीसी और अंबुजा का अधिग्रहण किया, आप सभी जानते होंगे। आप स्क्रीन पे देखिए, इंडियन बैंक्स जो हैं वो पागल हो सकते हैं, बेवकूफ हो सकते हैं, तो क्या फॉरेन के बैंक भी ऐसे बेवकूफ हैं? शायद नहीं। आप देखिए, जो इन्होंने अधिग्रहण किया अंबुजा और एसीसी का, सारे का सारा फंडिंग जो है बाहर से हुई है। और गौतम अदानी ने एक इंटरव्यू में खुद भी यह बात बोली थी जब रजत शर्मा इनका इंटरव्यू ले रहे थे। शेफर्ड बाय BNP Paribas, Barclays and Citigroup, top international banks have endorsed Adani Group's plan of acquiring Swiss firm Holken stake in Ambuja and ACC। अब इससे भी इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप आगे देखोगे कि जो फाइनेंस हुआ है वो तकरीबन $12.5 बिलियन के इन्होंने अपना स्टेक गिरवी रखा है। $12.5 बिलियन का कर्जा कितना लिया था? $6.5 बिलियन का 100% फाइनेंसिंग थी। अब उससे ज्यादा आप ये चार्ट देखो अंबुजा का, सितंबर अक्टूबर में अधिग्रहण हुआ तो 6 महीने का आप चार्ट देखोगे, तकरीबन 385 रुपीज के रेट पे अंबुजा का शेयर था, जो अभी पीछे 560-580 की रेंज में पहुंचा था। इस न्यूज के बाद, इस रिपोर्ट के बाद वो 385 पे आया है, नॉट बिलो देन दैट। इसका मतलब अधिग्रहण के टाइम पे जो इन्होंने अपना स्टेक गिरवी रखा था, वो कहीं ना कहीं शेयर की प्राइस कंसीडर की होगी बैंक ने 300 रुपए तक। कोई मार्जिन कॉल नहीं है अंबुजा में अभी, इनको दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मेरे काफी दोस्त ये थे कि अब इनको दिक्कत आएगी, ये आएगी, वैसा आएगा। वही एसीसी का थोड़ा सा इनको है कि एसीसी का जो प्राइस था एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, ये तकरीबन 2100 के लगभग था, जो अभी 1900 है। तो इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि जो भी बैंक अगर सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन देता है वो कम से कम 20 से 30% वैल्यू जो है उसकी कम कंसीडर करके देखता है कि इन केस अगर कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो उनका जो है पैसा सिक्योर है। लेकिन गौतम अदानी ने यहां यह बात बोली थी कि 70 मीट्रिक टन पर एनम की जो कैपेसिटी है एसीसी और अंबुजा की, इसको ये अगले 3 सालों में 100 मीट्रिक टन से बढ़ा के 140 मीट्रिक टन तक लेके जाएंगे। रेवेन्यू देखो आप किस स्पीड से बढ़ेगा। उसी प्लान को देख के जो है फॉरेन के बैंक्स ने इनको क्या किया, कर्जा दिया। ऐसे अगर चर्चा करने बैठो तो बहुत कुछ है
जो पॉजिटिव है। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या करें मेरे वह दोस्त जिनके पास स्टॉक हैं। वैसे तो दोस्तों इतने महंगे स्टॉक में मैं और आप जो है हाथ नहीं लगाते। अब ये शॉर्ट सेलर थे, अब ये पता नहीं किस लेवल पे शॉर्ट करके बैठे होंगे, क्या पता 2 साल पहले रिसर्च शुरू की थी, 2 साल पहले शॉर्ट किया होगा, किसी तरह से बाहर निकले, इन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी। एक ही एडवाइस है, पोजीशन बनानी चाहिए। किस लेवल पे बनानी चाहिए? अट्रैक्टिव बड़े लेवल है, लेकिन पोजीशन बनानी कैसे चाहिए? थ्रू हेज। अंबुजा में बनाना चाहते हो तो डिलीवरी उठा लेना, जिस रेट पे समझ पे आया 350 360 सोमवार को अगर रेट मिल जाता है तो डिलीवरी उठानी चाहिए, फिर मुड़ के नहीं देखना चाहिए 2 साल। वैसे तो बादल जल्दी छट जाएंगे लेकिन 2 साल नहीं देखना चाहिए। एसीसी की अगर दम है तो उठाओ, अगर शॉर्ट टर्म विजन है हेज करके उठाओ। अदानी इंटरप्राइजेज में पोजीशन कैसे बनानी चाहिए? एक शेयर ले लो, सामने से एक पुट ले लेना। 2700 का प्राइस ये क्लोज हुआ है, तो आपको क्या करना है, अगर ये किसी कारणवश अगर परसों आपको मिलता है 2600 रुपए में, 2650 में, वहां पे उठाओ और साथ में जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आता है साथ में 2700 या 2600 की पुट ले लेना। जो वो 50-60 रुपए आप दोगे, वो 50-60 रुपए पुट का प्रीमियम आप दोगे, वो आपका इंश्योरेंस हो गया जो आपने स्टॉक उठाया। अगर फरवरी में सब कुछ ये बादल क्लीन हो गए, ये जिस स्पीड से गिरा उसी स्पीड से ऊपर चला जाएगा। और अगर नीचे गया, कहने को कुछ नहीं कह सकते, स्टॉक मार्केट है, अगर वो 10-20% नीचे चला गया, डिलीवरी आपके पास है, पुट आपको पैसा दे जाएगी। थ्रू प्रॉपर हेज उठाओ। और अगर नेक्ड डिलीवरी उठानी है, अगर मेरे वह दोस्त जो लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, उनको जो समझ में आता है, अदानी पोर्ट अच्छा है, अब कल को कुछ ऐसा निकल जाए, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है, मैंने बैलेंस शीट भी देखी, सब कुछ देखा, हर चीज देखी। अब यह कहना कि इनके जो ऑडिटर्स हैं वो कोई ऐसे कंपनी है, तो दोस्तों यंग जो जनरेशन है उनको भी काम करने का हक है। इस रिपोर्ट ने कहा है कि जो इनके ऑडिटर्स हैं वो 22-24 साल के लड़के हैं, लेकिन सीए की डिग्री तो है। दूसरा, एक चीज आपको अपने आप से पूछनी चाहिए, गूगल को कौन हैंडल कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट को कौन हैंडल कर रहा है, आईबीएम को कौन हैंडल कर रहा है? सब इंडियंस हैं, यंग एज के हैं। अगर ये मल्टीनेशनल यूएस कंपनीज उन पे विश्वास अपना प्रकट कर सकती हैं, तो क्या अदानी यहां के यंग जनरेशन पे अपना जो विश्वास प्रकट नहीं कर सकता? और अगर वेल विद इन लॉ ऑफ लैंड हो, जो भी स्टेप वो उठा रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो हम सभी को इसका वेलकम करना चाहिए, ना कि उन लोगों की तरह नेगेटिविटी फैलाएं, उन लोगों की तरह कोसें जो माल को देख के, माल के तोड़ने को देख के खुश हो रहे हैं, और जो हाकर्स हैं उनको देख के परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हाकर्स में उनको खुद नजर आता है और माल में उनको अमीर नजर आता है। तो ये जो द्वेष की भावना है, ये ह्यूमन नेचर है, इस नेचर को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर पैसा बनाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। और जिन्होंने अदानी में पैसा लगाया था, उन्होंने पिछले 2-3 सालों में पैसा बहुत बनाया, लेकिन ट्विटर को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे अदानी और अंबानी को बिजनेस करना नहीं आता, बाकी सभी लोगों को आता है। हर कोई इस रिपोर्ट को पकड़ रहा है, स्क्रीनशॉट चेप रहा है, अपनी अपनी राय प्रकट कर रहा है, भाई ये इतने एक्स पे है, ये इतने पीई पे है, इतने पीई पे है। बिजनेस समझ में आए तो इन्वेस्ट करो, नहीं समझ में आए तो नहीं इन्वेस्ट करो, और यकीन मानो इन्वेस्ट करोगे तो पैसा बनेगा। तो चलते चलते एक बात और बोल दूं, मेरे वह दोस्त जो सुपर मोटर के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो, डिटेल वीडियो लाऊंगा। इस साल काफी कुछ हमारा प्लान है, और अगले साल का प्लान तो मैं पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका था। लेकिन अब जैसे ये सब कुछ और जैसे शार्क टैंक देख रहे हैं, हमें भी लग रहा है थोड़ी सी वैल्यूएशन हमने अपनी कम रखी है। तो जो नया शेयर होल्डर अभी है, जो हम नया शेयर अभी देंगे 2023 में, फिलहाल 60 रुपीज से उसका प्राइस बढ़ा के हम 80 रुपीज करेंगे। तो जिसको भी नया शेयर लेना है वो 80 रुपीज पे होगा, लेकिन जिनकी पुरानी एसआईपी चल रही है, जो कंटिन्यूस एसआईपी चला रहे हैं, उनको एज पर एग्रीड प्राइस मिलेगा। और मेरे वह दोस्त जो पुराने निवेशक हैं, आईपीओ से पहले, उनको भी अच्छे रेट पे निकालने का मौका देंगे। अब मेरे दोस्त ये भी कई पूछ रहे थे, बता रहे थे कि कॉइन, तो दोस्तों कॉइन हम देंगे अब 20 रुपीज का, लेकिन देंगे कब? पहले प्रोडक्ट लॉन्च होगा, उसके बाद हम कॉइन अब देंगे। और सेकंड थिंग, जो दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं, मेरे ये भी दोस्त काफी
पूछ रहे थे कि सर आईपीओ में कहां तक जाएगा, क्या होगा, तो मेरे को लग रहा है दोस्तों 200 250 से लेके 500 तक कुछ इसके बीच में हम कोशिश करेंगे अपने ऑपरेशंस को अच्छा करके, सब कुछ करके अगले 1 साल में अपने ऑपरेशंस को कंट्री वाइड बढ़ा के इसके बीच में हम प्राइस लाने की कोशिश करेंगे, ताकि जिन वेल्थ आपके लिए भी बने, हमारे लिए भी बने, और सुपर मोटर को हम एक जो है नई ऊंचाई तक, नई दिशा तक लेके जाएं। और मेरे इसीलिए मैं सबसे बोलता हूं, मैनिपुलेशन, स्टॉक प्राइस, ये सब सेकेंडरी बातें हैं। प्राइमरी बात क्या है कि आपको चलते चलते की बात बता देता हूं, अगर आप एक कंपनी के साथ स्टॉक मार्केट में चलोगे, स्टॉक मार्केट में कदम रखोगे दोस्तों, यकीन मानो पैसे की आपके ऊपर बौछार होगी। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आपके पास पैसा लेके आएंगे, फंड लेके आएंगे। मैंने देखा है, मैंने काफी उन अपने दोस्तों को देखा है जिन्होंने कंपनी लॉन्च की और बाद में उनके पास इन्वेस्टर्स खुद चल के आते हैं कि हमारा फंड इन्वेस्ट करो, हम आपके साथ जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं अदानी के साथ भी हुई हैं। इन्वेस्टर चल के आया, उम्मीद है अभी भी चल के आएगा। कुछ जो है चलाक लोग, शरारती लोमड़ियां, इनको मैं यही बोलूंगा। इसीलिए आपको जो है स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो में हम वेल्स कहते हैं, वेल्स की नजर थी स्टॉक की प्राइस को नीचे लाया जाए ताकि वो एक्यूमुलेट कर सकें। वही कुछ होता नजर आ रहा है, ताकि वो एफपीओ में और प्राइस जो है थोड़ा नीचे लाके उसको एक्यूमुलेट करें। बाकी ये सब कुछ गेम है। अगर इसीलिए एक बार फिर से, क्या डोनाल्ड ट्रंप यूएस का राष्ट्रपति और मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2024 में बनेंगे? एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और क्या फायदा इन ग्रुप्स को होगा वो आप खुद जानते हो। इसी के साथ ये वीडियो में यही खत्म करता हूं, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते। फिर भी आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना, हो सके तो दोस्तों के साथ वीडियो को भी जरूर शेयर करना, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे कंट्री का सवाल है। अब ये साख जो है यूएस के ग्रुप ने इंडिया में उठाई है और इसका रिप्लाई भी जरूर मिलना चाहिए, सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और जो ये षड्यंत्र, जो ये बड़े बड़े जो वेल्स हैं इंडिया के खिलाफ करे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब भी मिलना चाहिए। वीडियो करता हूं खत्म। क्रिप्टो विद एसबी हर सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है, फॉलो करना मत भूलना। इसी के साथ पाई पे जो वीडियो आप चाहते हो वो शायद एक आध दिन में बनाऊंगा। क्वेश्चंस मैंने कंपाइल कर लिए, वो भी आपके साथ जरूर जो है शेयर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।